हाँ नमस्कार। मेरा नाम है आसुमंद कैफ और आप आजकल आप हमें एक सीरीज में देख रहे हैं जो अब काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी है जिसका नाम है सेल्फ मेड आइकन। हम ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं जिन्होंने बिना किसी नेपोटिज्म, जिसको हम आज की भाषा में कहते हैं, बिना किसी बड़े संरक्षण के अपने दम पर अपने आप को स्थापित किया है, एस्टेब्लिश किया है। और कई ऐसे व्यक्तित्व हैं। ऐसे में ऐसे लोगों का सम्मान करना, उनको आदर्श के तौर पर देखना, वो नई पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब तक आपने हमारे साथ में बहुत सारे लोकप्रिय चेहरों को देखा है और आज हम चंद्रशेखर को आप देख रहे थे, राकेश टिकैत को आप देख रहे थे और इमरान प्रतापगढ़ी को आप देख रहे थे। और आज हमारे पास जो शख्सियत है, हो सकता है कि वो उतना ज़्यादा आपको जो है वो अपील ना कर पाए हों, लेकिन उनका संघर्ष वो काफ़ी विशाल है। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को में एक जान फूंकने वाले और संघर्ष के पर्याय बने एक बिल्कुल आम से कार्यकर्ता और आजमगढ़ के एक बहुत छोटे से गांव से आए अनिल यादव जी से हम आपकी बातचीत करा रहे हैं। अनिल यादव जी को हाल ही में बहुत चमत्कारिक तरीके से उनके मेहनत के फल के तौर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन का प्रदेश महासचिव बनाया गया है, जो काफ़ी बड़ी बात है एक आम कार्यकर्ता के अपने मेहनत के दल पर इतनी कम उम्र में यहाँ तक पहुँचना। अनिल जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। खैर मुक़द्दम है, स्वागत है। हाँ अनिल जी, काफ़ी चर्चा हो रही है आपकी उत्तर प्रदेश में। देखिए, पिछले 5-6 सालों में हम लोगों ने मेहनत की है और पिछले 5 सालों में मेरा खुद का अनुभव ये रहा है कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाएँ हैं और 403 विधानसभाओं में कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहाँ मैं 2 बार 3 बार न गया हूँ। तो मैं उत्तर प्रदेश को घूमा हूँ, उत्तर प्रदेश के जो संगठन के लोग हैं उनसे मिलता जुलता रहता हूँ, आम लोगों से भी मिलता जुलता रहता हूँ। तो आप लोगों की दुआएं हैं कि थोड़ी बातचीत हम जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं के बारे में भी होती रहती है। मीठी वाणी है आपकी, संघर्ष बड़ा है आपका। जो आपके जूनियर हैं उनसे भी आप बहुत सम्मानपूर्वक बातचीत करते हैं। तो ये क्या कोई खास कारण है आपको यहाँ तक पहुँचने में? ये एक मतलब मैंने इस बारे में बहुत सारे लोग मुझको कहते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। मैं छोटा था तो जैसे बच्चे होते हैं, तो बचपन में मैंने अपने गांव में एक महिला को थोड़ा मतलब रूखे जवाब दे दिए थे, तो जिसके बाद मेरी बहुत पिटाई हुई। मेरी माँ ने मुझको पीटा और मेरी बड़ी माँ ने भी पीटा और उनको ये लगा कि मतलब आदमी वो कि घमंड नहीं आना चाहिए आपके अंदर, तो आपके अंदर गुरूर नहीं होना चाहिए, आपके लहजे में कभी वो बात आनी नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें आदमी को तरक्की करने से रोकती हैं। तो तब से शायद मैं कुछ दिनों तक शायद डर के मारे नहीं बोला होऊंगा किसी से रूखे शब्दों में। फिर बाद में मेरी मतलब मेरे अंदर आ गया, तो मैं किसी से नाराज़ भी होता हूँ तो लोगों को शायद पता नहीं चलता कि आज नाराज़ है ये मुझसे। तो ये चीज़ें हैं, मुझे अच्छा लगता है। पिटाई काम आ गई आपके? मेरी पिटाई, मेरे ऊपर जो पिटाई हुई थी वो काम आ गई, माँ की पिटाई काम आई कि मैं किसी से बदतमीजी से बात नहीं कर सकता हूँ। गुड। तो ये है कि और मुझको लगता है कि जो काम आप विनम्रता से कर सकते हैं वो शायद आप गुस्से से, डांट फटकार से कभी नहीं कर सकते हैं। विनम्रता के सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत झुक जाती है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, यकीनन आप विनम्र हैं भी। अनिल जी, हम लोग पर्सनल लाइफ की तरफ थोड़ा बातचीत करेंगे और ये जानने की हमें लगता है, हमारे लोगों को भी अभी अभिलाषा है कि हम लोग ये बात करें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ में एक छोटा सा गांव है पल्ली ब्लॉक में, शहबाजपुर। तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं पास में। वैसे आजमगढ़ में एक दौर में बहुत मशहूर था एजुकेशन के लिए, चंडेश्वर एक जगह है। तो मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई 10वीं तक वहाँ हुई। फिर उसके बाद मैं आजमगढ़ में DAV कॉलेज है, तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की, वहाँ से मैंने MA किया और इलाहाबाद से ही एक तरीके से मेरी राजनीति की भी शुरुआत हुई। वहाँ पे छात्र आंदोलन में जो है सक्रिय हुआ। मुझे इलाहाबाद भेजा गया था कि लड़का IAS बनेगा, लेकिन जो है वो शायद मेरे जहन में नहीं था पहले से ही
कि आईएएस नहीं बनना है। और वो ज़्यादा मजबूत तब हो गया कि मैं जब एमए पास कर चुका था तो नेट मेरा क्वालिफाई हुआ था। चूँकि पूर्वांचल से ढेर सारे बच्चे जाते हैं इलाहाबाद और नौकरियां थी नहीं, लोग लंबे लंबे समय तक इलाहाबाद में पड़े रहते थे। तो मैं गांव एक बार लौटा हुआ था, तो गांव के मेरे एक आदमी ने, मतलब बातचीत में गांव के एक आदमी ने हमसे कहा कि कब तक आपके पिताजी गेहूं बेचकर कब तक पढ़ाएंगे आपको। हालांकि मेरे पिताजी मतलब बहुत बड़े किसान तो नहीं हैं, लेकिन इतनी खेती किसानी है कि बहुत आसानी से पढ़ा सकते थे। गुड। तो मुझे बुरा लगा, ये बुरी पर्सनल तौर पे बात मुझे बहुत बुरी लगी। ईगो हर्ट हुई, आत्मसम्मान को ठेस हाँ, पहुंची। मुझे लगा कि इस आदमी को मालूम है कि मेरे पिताजी मुझे 10 साल तक पढ़ा सकते हैं गेहूँ बेच के, लेकिन इसके बावजूद ये आदमी मुझको बोल रहा है। तो एक जो सामान्य सा लड़का होगा जिसके पिताजी मेहनत मजदूरी करके इलाहाबाद में पढ़ा रहे होंगे, वो कितनी प्रताड़ना समाज से झेलता होगा, कितना दंश झेलता होगा। तो मुझे लगा कि ये जो व्यवस्था है वो बदलनी चाहिए और इसमें परिवर्तन आना चाहिए। तो मुझे लगा कि सबसे अच्छा तरीका है हिंदुस्तान को बदलने का या किसी मुल्क को बदलने का, उसकी सियासत बदलनी चाहिए, उसकी राजनीति बदलनी चाहिए। तब शायद कहीं ना कहीं दिल में आया था कि राजनीति करेंगे और बदलेंगे, मेहनत करेंगे तो सिस्टम बदले। तो तब से ये दिल में तय कर लिया कि नेता बनना है, राजनीति में जाना है। कितना साल, मतलब हम लोग अगर डेट वाइज बात करें तो किस ईयर की बात रही होगी? ये करीब बात रही होगी 2012 की। 2012 में आपने तय किया कि मुझे सक्रिय राजनीतिक तरफ जी जाना है। बिल्कुल। ओके। और पिताजी का शुभ नाम आपके? मेरे पिताजी का नाम करमदेव यादव है और वो एक छोटे से किसान हैं, गांव के प्रधान रहे हैं। क्या खेती होती है आपके? हमारे यहाँ खेती तो पूर्वांचल में एक दौर में हमारे इलाके में गन्ने की खेती ठीक ठाक होती थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है, बर्बाद हो गई। तो अब गेहूं की, धान की ऐसी खेती होती है, लेकिन अब जो पूरे खेती है उससे कुछ मिल नहीं रहा है किसानों को। तो किसान वैसे परेशान है, चाहे वो छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, वो एक तरीके से अपने खेत में खुद के मजदूर हैं। तो पूरे पूर्वांचल के किसानों की ये बात है। तो मेरे पिताजी एक छोटे से किसान हैं, ग्राम प्रधान रहे हैं, मेरी माँ भी ग्राम प्रधान रही है। तो मेरे माँ बाप जो है छोटे गांव की छोटी सी राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। और लेकिन पूरा हमारा भाई बहन परिवार हमारा जॉइंट फैमिली है पूरी। बड़ी माँ से मतलब आप किसे कह रहे थे? आपने शुरुआत में कहा मेरी बड़ी माँ ने मेरी पिटाई कर दी, तो जरा हमें बताइए तो बड़ी माँ किसे कह रहे थे? मतलब हमारे पिताजी 3 भाई हैं और हमारी जॉइंट फैमिली है। तो हमारे जो बड़े पिताजी थे जिनको हम लोग काका बोलते थे, ताऊ जी, हमारे यहाँ काका बोला जाता है। पूर्वांचल में ताऊ जैसा शब्द नहीं बोलाते हैं लोग, अपने बड़े पिताजी को काका अक्सर बोलते हैं। और जो लोग छोटे होते हैं उनको चाचा बोलते हैं। तो ये मतलब ये था कि उन्होंने मेरी पिटाई की थी। तो एक बहुत साधारण सा परिवार है, सिंपल सा। गुड। और शादी आपकी हो गई? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। मतलब पूरी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। राहुल जी, इमरान प्रतापगढ़ी, अनिल यादव, मतलब आप लोग पूरी एक, जब नेता शादी करेंगे तभी सब लोग करेंगे। नहीं देखिए, शादी मतलब ऐसा नहीं है, शादी तो करना सब लोग। एज कितनी है? मेरी उम्र जो है 34 साल है। तो अभी तो यंग है आप। तो हाँ, तो ये है कि शादी करनी है, करेंगे, लेकिन अभी जरूरी काम है, इसको कर लें। पढ़ाई लिखाई आपने? जी। नेट आपने बताया आपने नेट? जी, मैंने नेट क्वालिफाई किया और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास का छात्र था। उसके बाद मैंने नौकरी भी की है। 2 साल मैंने एक रिसर्च सेंटर में नौकरी की। कहाँ? तो मैं लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है, गिरी विकास अध्ययन केंद्र, वो ICSSR का एक शाखा, एक संस्थान है, मैं उसमें जो है रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ। कांग्रेस में ही क्यों, जब आपने ये तय किया कि भाई मुझे तो राजनीति ही करनी है, और अब आपको लगा कि जो लोग सवाल पूछते हैं व्यवस्था के हिसाब से ये काफ़ी खराब सवाल है और व्यवस्था परिवर्तित होनी चाहिए, तो फिर कांग्रेस ही क्यों चुनाव किया? अनिल यादव जी, आप यादव हैं और वो काफ़ी एक राजनीतिक पार्टी जो है वो आकर्षित करती है एक समाज के, एक जाति के लोगों को, तो फिर कांग्रेस ही क्यों? देखिए, हम लोग छात्र राजनीति में, मैं लेफ्ट के एक ऑर्गेनाइजेशन में था और जिस इलाके से मैं आता हूँ उस इलाके में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था
और उस इनकाउंटर के बाद हमारे जैसे तमाम नौजवान थे जिनको आजमगढ़ के नाम पर प्रताड़ित नहीं किया गया कभी इस तरीके से, लेकिन हमें ताने तंज ये सारे सुनने को मिलते थे। तो जो बाटला हाउस होने के बाद हमारे से बहुत सारे नौजवान थे जो राजनीति में आए और कांग्रेस के विरोध में आए। कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग जो है पूरी राजनीति जो शुरुआती राजनीति थी वो कांग्रेस के खिलाफ थी। कांग्रेस के खिलाफ कि भाई टेरर के नाम पे बच्चों को पकड़ा गया, आतंकवाद के नाम पे फंसाया गया। लेकिन जब हम और आए, मतलब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो हमने करीब से देखा कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनकी क़यादत में, जिनके नेतृत्व में बदलाव किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो हमारी मतलब मुलाकात, आपका जो है वो झुकाव राहुल गांधी की तरफ होना शुरू हुआ। हम लोग राहुल जी से मिले, उनसे एक बहुत लंबी चर्चा हुई जिसको शायद कौन समूह मिला, आप साझा कर सकते हैं कि आप कौन कौन लोग थे जब मिले? हम बहुत सारे लोग थे, उत्तर प्रदेश के तमाम एक्टर्स थे, कुछ छात्र नेता थे। तो वो उन सारे लोगों के साथ हम लोग, राहुल गांधी जी उस समय मिल रहे थे, लगातार मिल रहे थे। गोरखपुर में एक छात्र नेता के ऊपर हमला हुआ था, उसको भी बुलवा के मिले थे। हम लोग उस समय उत्तर प्रदेश में एक्टिव थे, तो हम लोगों को भी बुलाया गया बातचीत के लिए। तो उसमें कोई बहुत राजनीतिक बात नहीं हुई, लेकिन समाज पे, दर्शन पे, हिंदुस्तान के भविष्य पे, आने वाला हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, इस पे एक लंबी चर्चा जो है राहुल जी से हम लोगों की हुई। और हम लोग बहुत प्रभावित हुए राहुल गांधी जी से। और मुझे याद है कि वो 9 अगस्त की बात थी, 9 अगस्त 18 में। फिर उसके बाद हम लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की। और जब कांग्रेस आपने ज्वाइन की उसके बाद से, उससे पहले जो आप किसी राजनीतिक दल से राजनीति कर रहे थे या आप? नहीं, हम लोग इंडिपेंडेंटली, मतलब एक्टिविस्ट के तौर पर? हम लोग एक एक्टिविस्ट के सामाजिक तौर पे काम कार्यकर्ता करते थे जी। उत्तर प्रदेश में शायद कोई ऐसा मुद्दा रहा हो जो दलितों का रहा हो या पिछड़ों का रहा हो या मुसलमानों का रहा हो, और उस मुद्दे पे हम बोले न हों, वहाँ गए न हों। तो हमने उत्तर प्रदेश में लंबा संघर्ष किया था, खास करके मुसलमानों के सवालों पे, दलितों के सवालों पे, पिछड़ों के सवालों पे। तो हम एक संघर्ष की, लड़ने भिड़ने की एक तरीका था। हम लोग लंबे समय तक लड़े थे। तो एक मतलब एक थोड़ी सी छोटी सी पहचान थी कि ये लोग हैं, लड़ते बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग कांग्रेस में आए। अनिल जी, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव या राम नरेश यादव, ये सब लोग थे, मगर आपको प्रभावित किया राहुल गांधी के व्यक्तित्व में। तो ऐसी क्या विशेषता आपको दिखाई दी? देखिए, विचारधारा की बात है, वैचारिक कमिटमेंट की बात है। और ऐसा हम लोगों का मानना है कि राहुल गांधी जो बात करते हैं, जो राहुल गांधी जिस तरीके से बोलते हैं, जो मुद्दे हैं उनका जो विज़न है वो प्रभावित करता है। जो आप बात कर रहे हैं ना कि राम नरेश यादव, अखिलेश यादव, राजनीति में शायद ऐसा बहुत कम लोग होते हैं या वो सिर्फ जाति देखकर जुड़ते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि खास करके मेरी पीढ़ी के लोगों में ये सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें आइडिया के लेवल पे काम करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारे यहाँ पूर्वांचल से, जिस ज़िले से मैं आता हूँ, वो ज़िला पूर्वांचल का सबसे राजनीतिक ज़िला बोला जाता है आजमगढ़। तो हमारे यहाँ जो पूरी सोशलिस्ट धारा या लेफ्ट की जो धारा है, अगर उसकी बात करेंगे, जितने पिछड़े नेता हैं आजमगढ़ में इस्टेब्लिश हुए, उनको ज़्यादातर विश्राम राय ने जो है वो प्रमोट किया, आगे बढ़ाया। तो जाति देखकर लोग पार्टियों से नेता जुड़ने लगेंगे, विचारधारा के तौर पर तो ये हिंदुस्तान के लिए या एक प्रदेश के लिए नुकसानदेह होगी। तो ये जरूरी था एक्चुअली क्लियर कराना, ताकि हमारे हम लोगों को लगता है, जैसे कि बहुत सारा एक अनुभव है मेरा कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया है, 70 सालों में क्या किया। इस प्रदेश को आप घूमेंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, आपको लगेगा कि देश कितना बदला है, कितना मेरे आंखों में आंसू आ जाता है जब ये बात मैं बोलता हूँ। कि मुझे याद है कि करीब 17 में मैं प्रतापगढ़ के एक गांव में था और मैंने एक आदमी से पूछा था कि रामबरन नाम था उनका, पासी समुदाय से आते थे। मैंने पूछा कि कितना बदला है ये देश।
उन्होंने कहा कि चकवड़ आप जानते हैं? तो मैंने बोला हाँ जानता हूँ। चकवड़ एक तरीके की घास है जिसके Okay. पत्ते मोटे होते हैं। तो मैंने बोला हाँ जानता हूँ। तो उन्होंने बोला कि एक दौर था जब हम चकवड़ तोड़ के लाते थे और उसको जौ के साथ पीसा जाता था, तो तब उसको हम खाते थे, रोटी के तौर पे उसको खाते थे। और आज ये स्थिति है कि लोगों को, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत स्थितियाँ जो है बेहतर हो गई हैं, सब लोग खुश हैं, लेकिन कम से कम इतना है कि लोगों को खाना मैसर हो जाता है आसानी से। तो देश वहाँ से चला है कि आपके देश के लोगों को, आपके देश के प्रधानमंत्री ने बोला था कि एक टाइम हम खाना नहीं खाएंगे। आज ये है कि कांग्रेस की देन है, हरित क्रांति की देन है कि लोगों के घरों में खाना है, लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। जिन दलित समाज के लोगों को लोग चारपाई पे अपने सामने नहीं बैठने देते थे, आज वो गर्व से बैठता है। एक जिस समुदाय से मैं आता हूँ, हमारे यहाँ बोला जाता है कि यादवों की बुद्धि जो है 12 बजे खुलती है। आज राजनीति या कांग्रेस की देन है, संविधान की देन है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो देश में बदलाव हुआ और कांग्रेस ने बदला है। अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ बदलाव हुए हैं। आपका जो पब्लिक में नाम आया कि अनिल यादव कोई है, तो इसलिए आया क्योंकि आपने छोटे छोटे जनहित के सत्याग्रह करने शुरू किए, भूख हड़ताल पे आप बैठ गए, धरने आप देने लगे और भिड़ंत पब्लिक के लिए करने लगे, और ये संघर्ष की एक ऐसी आइडेंटिटी आपकी बनी कि उत्तर प्रदेश में जो है वो कांग्रेस में तमाम नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े घराने हैं, लेकिन आपकी पहचान बन गई कि किस प्रकार से अनिल यादव लड़ते हैं, उस प्रकार से अगर पूरी कांग्रेस लड़ने लगे तो उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा ही बदल जाए। जी देखिए, क्या है कि हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की पहचान संघर्ष है, और हम ऐसा मानते हैं कि संघर्ष हमारा ब्रांड है, हम इससे समझौता नहीं करेंगे। और हमारा संघर्ष इतना है कि हमारे जैसे, मतलब मैं जब हम बोल रहा हूँ तो वो सिर्फ अनिल यादव के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो तमाम नेताओं के लिए, तमाम युवाओं के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जो ग्राउंड से आते हैं, जो एक साधारण से परिवार से आते हैं। हम अपने संघर्ष को अगर किसी को बताएंगे भी तो शायद वो यकीन नहीं करेगा कि इतना संघर्ष करना पड़ता बता सकते हैं नहीं, जैसे कि क्या है ना कि लोग अपना अनुभव, कोई एक दो घटना। जैसे कि एक दौर था लखनऊ में, हम लोग लड़ रहे थे और अखिलेश यादव की सरकार थी, एक लंबा धरना चला था अखिलेश जी के खिलाफ, और उसमें ये स्थिति थी हम लोगों की कि हमारे जो मेहमान आते थे, धरने में आते थे, हमारे पास इतना मतलब संसाधन नहीं था कि हम उनको कहीं अच्छे जगह पे रुकवा पाएँ। अपने कमरे में अखबार बिछवाते थे, उसके ऊपर दरी बिछवाते थे, सोते थे। ये बात हम किसी को कहेंगे, अपने घर वालों को भी कहेंगे, तो शायद उनको यकीन नहीं होगा कि ये ऐसे ही बोल रहा है। या फिर इस उत्तर प्रदेश की 250 विधानसभाओं को मैंने 2 व्हीलर से घुमाए। अच्छा, गुड, काफी बड़ी बात है ये मोटरसाइकिल से, यानी 2 व्हीलर। हाँ, मोटरसाइकिल भी उसमें है कुछ? नहीं, साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल है कि भाई अब सहारनपुर आ गए, वहाँ कोई दोस्त मिल गया, यार हमको 3-4 जगह जाना है, तो हमने घुमाए 250 विधानसभाओं को, हमने 2 व्हीलर से घुमाए। आप विधानसभा घूमते हैं तो आप रिसर्च क्या करते हैं? मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ, लोगों को देखता हूँ। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को, हम लोगों ने कांग्रेस में उनको ज्वाइन कराया। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता थे जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो मैं लगातार जब जाता हूँ कहीं पे तो लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। और ये आइडिया मुझको आया था, मैं सोनभद्र में ओबरा में था, और ओबरा में मैं था और आदिवासियों का गाँव था। वहाँ पे उब्बा की घटना हुई थी, आपको याद होगा, प्रियंका जी वहाँ गई थी, और मैं गांव में था, ओबरा के गांव में, आदिवासियों के बीच में। तो वहाँ एक आदिवासी ने मुझको एक बात बताई कि यहाँ पे मान्यवर कांसीराम आए थे। तो मुझको वो लगा कि ओबरा के एक सुदूर गांव में कांसीराम जी आए थे, तो मुझे फिर ये बात क्लिक कर गई। तो मैं जहाँ मतलब लोगों से कई जगह गया, पूछता था कि कांसीराम जी यहाँ आए थे। उत्तर प्रदेश में लगभग सारे जिलों के अधिकतम विधानसभाओं में मान्यवर कांसीराम गए थे और लोगों को जोड़ा था।
तो तब से मैंने ये तय किया कि मुझे विधानसभा वार्ड लोगों के बीच में जाना है। तो मैं लगातार घूमता रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। मेरा औसत एक दिन का, अगर मैं नहीं भी चलूँगा, जैसे आज मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तब भी मेरा एक औसत है कि मैं 150 किलोमीटर चलूँगा। हिरन हो अगर गए मैं, हैं। हाँ, अगर ये बैठ जाऊँगा, अगर 2 दिन भी बैठूंगा, 3 दिन भी बैठूंगा, तब भी मैं 150 किलोमीटर चलूँगा, क्योंकि मैं एक बार निकलता हूँ तो करीब 2000-3000 किलोमीटर चल के ये वापस आप आता हूँ। में गुण तो है ये। जी, मैं घूमा हूँ उत्तर प्रदेश को, और ये ग्राउंड पे घूमना ये मेरी ताकत है, वो संघर्ष से ज़्यादा बड़ी ताकत है कि एक्चुअली मैं लोगों से मिला हूँ। संगठनात्मक गुण जो होता है, संगठन को ऑपरेट करने के लिए जो आवश्यक गुण होता है वो घूमना ही होता है। और राहुल संकृतायन ने तो लिखा भी था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। हाँ, तो वो हमारे यहाँ के हैं, हमारे मतलब मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ा था पिछला, और वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका मतलब पढ़ाई लिखाई उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई थी। चलिए, अच्छा, आपने चुनाव की बात करी थी, मैं भी चुनाव पे धीरे धीरे आ ही रहा था। तो आपकी योग्यता है संगठन को ऑपरेट करना, संगठन आपका गुण है किसी व्यक्ति विशेष का, जैसे आप में ये गुण है जो हिरन में भी होता है कि मैं एक जगह आप स्टे नहीं करते, मूवमेंट करते रहते हैं, छोटे छोटे गाँव में भी जाते हैं। कांग्रेस का संगठन आत्मक गुण जो है वो कहीं से थोड़ा सा कमजोर हुआ है। संगठन को आपके जैसे लोगों की जरूरत है। चुनाव लड़ा आपने, इससे बात यह है कि चुनाव लड़ा आपने, तो चुनाव बिल्कुल संगठन के काम से एक अलग काम है। संगठन अलग ऑपरेशन है, वो अलग मैनेजमेंट उसका होता है, चुनाव एक अलग चीज़ है। तो चुनाव का अनुभव आपका कैसा था? देखिए, चुनाव, मेरा अपना मानना है, जैसे मैं तो संगठन देखता हूँ, लेकिन मेरा ये अपना मानना है कि नेताओं को चुनाव लड़ने चाहिए। जब आप चुनाव लड़ते हैं तब आप बहुत सारी चीज़ सीखते हैं जो शायद संगठन आपको नहीं सिखा सकता है। और तब आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तब आपको लोगों को एक साथ लेकर चलने की कला आपके अंदर आती है। जैसे जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो बहुत लोग नाराज़ होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो आपके सामने आपके मुंह पे बोलते हैं हम आपको वोट नहीं देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि आप उनको जानते नहीं हैं, लेकिन वो आपकी मदद करते हैं। जैसे मैं चुनाव में एक जगह भाषण दे रहा था। भाषण देके मैं जैसे ही गाड़ी में बैठा, एक आदमी आया और उन्होंने हमसे कहा कि आगे कहाँ जाएं। तो हमने बोला कि ताबरपुर में हम थे उस समय, और हमने बोला कि हमारी अगली जो नुक्कड़ सभा है वो जो है लाहेडिया में, और वहाँ से थोड़ा 12-15 किलोमीटर दूर थी। तो वो बोले 5 मिनट रुको आप, मैं आ रहा हूँ। वो वापस आए तो उन्होंने मुझे 21,000 रुपया दिया, और वो जेब में डाल के बोला कि अच्छी सदरी खरीद लेना। क्योंकि हमारे यहाँ पूर्वांचल में जो कपड़ा पहनने का जो तरीका है वो बिल्कुल डेंटेड पेंटेड होना चाहिए। आप कुर्ता जीन्स पहन के राजनीति नहीं कर सकते हमारे यहाँ, या जैकेट पहन के नहीं कर सकते। पूर्वांचल स्टाइल की राजनीति जो है। तो उन्होंने दिया, और मैं उनको नहीं जानता था। बाद में पूछा तो वो एक कॉलेज से रिटायर हुए प्रिंसिपल थे। मैं एक बार चुनाव के समय में, मैं चुनाव से थोड़ा बहुत 5-7 महीने पहले से ही अपने विधानसभा में खूब सक्रिय हो गया था। मैं घूम रहा था तो अचानक जो है 2-3 महिलाएं जा रही थी, उन्होंने मुझे हाथ दिया और मेरी गाड़ी में बैठ गई कि फला जगह छोड़ दो। तो मैंने पूछा आप मुझे जानते हैं? बोले हाँ, अनिल यादव आपका नाम है। तो जब मैं छोड़ा तो मुझे इस जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि इतना ही कॉन्फिडेंस आपकी जनता में होना चाहिए, और इतना ही नेताओं के प्रति लोगों के अंदर विश्वास होना चाहिए कि इस नेता के गाड़ी में बैठ के आप जा सकते हो। मेरे यहाँ आज भी मेरी विधानसभाओं से लड़कियों का फ़ोन आता है। जो लड़कियां हैं कि उनको ये उम्मीद है कि मैं उनके पिताजी से बात कर लूँगा तो उनकी शादियाँ रुक जाएंगी, उनको पढ़ाई का मौका मिलेगा, इज्जत कमा ली है उनको। हाँ, मुझे वोट नहीं मिला, वोट नहीं मिला, लेकिन आज भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझको लड़कियां फ़ोन करती हैं कि मेरे पिताजी को आप मना करो कि मेरी शादी मत करें। आज भी वो फ़ोन करती हैं कि मुझे इलाहाबाद पढ़ने जाना है, हम कैसे जा सकते हैं, आप हमारे भाई को कन्विंस कर दो। आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि मेरे परिवार वालों से आप बात कर लो, आप कहोगे तो लोग मान जाएंगे। और मेरी निज़ामाबाद में कई ऐसे दुकानें हैं जिन दुकानों पे मैं 100 लोगों को लेके चला जाऊंगा तो वो लोग मुझसे पैसा नहीं लेते,
मुझे बुरा लगता है, लेकिन पैसा नहीं लेते हैं, बोलते नहीं नहीं आपसे पैसा नहीं ले सकते। तो मैंने निज़ामाबाद में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इज्जत कमाई है, विश्वास जीता है लोगों दरअसल को। चुनाव तो मैं वो जो बात कह रहा था कि ये सारी चीज़ें आपको ग्राउंड पे जाने के बाद, चुनाव लड़ने के बाद आपको मिलती हैं, आपको तब ये एहसास होता है। और वो हर एक संगठनकर्ता को, मुझको लगता है कि चुनावी राजनीति में भी जाना चाहिए। वहाँ से जब आप एक बार जाते हैं तो बहुत कुछ सीख कर लौटते हैं। तब आप अपनी आलोचना, आपके सामने लोग बैठ के आपको बोलते हैं आपको वोट देना, खराब हो जाएगा वोट हमारा, नहीं दे सकते हैं, उसके बावजूद आपको मुस्कुराना पड़ता है। नहीं, वो एक्चुअली स्थिति इस तरह की है निजामाबाद की। आपने अच्छा चर्चा कर दी। वहाँ पे अच्छे लोग, आप जो विधायक वहाँ हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी बहुत उनकी ईमानदाराना छवि है। हाँ, उनकी छवि ईमानदार है, लेकिन वो जैसे कि बुजुर्ग हैं हम सारे लोगों के, लेकिन वो छवि मतलब जो बाहर से थोड़ी गढ़ी गई है ना, तो हमारे यहाँ बात होती है जैसे जो चट्टी चौराहे पे कि भाई जैसे कि आपकी ईमानदारी को लेके हम मतलब उसको ढो नहीं सकते ना, आपकी ईमानदारी आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं एक साधारण सा नेता हूँ, तो मेरा साधारण होना अच्छी बात है, लेकिन मेरा ईमानदार होना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा जवाबदेही जिम्मेदारी ये है कि मैं अपने क्षेत्र में काम करूँ, सक्रियता अपने में लोगों के बीच में जाऊँ, अपने लोगों के बीच में रहूँ। हमारी विधानसभा में एक, मैं जो बच्चियों की बात कह रहा हूँ ना, बहुत इमोशनल बात है ये। हमारी पूरी विधानसभा में एक भी बच्चियों का कॉलेज नहीं है, वो पढ़ाई नहीं कर सकती, इसलिए मुझको फ़ोन आते हैं, इसलिए मुझे कन्विंस करना। तो ये जो 5 बार के विधायक हैं आलम बदी साहब, ये क्या? ये देखिए, जातियों का जो पूर्वांचल की त्रासदी है, जातियों का, समुदायों का, इसी तरीके से नेक्सस बनते हैं, और वो बुरी ये भी बात बहुत नहीं। इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, तो आलम बदी साहब निजामाबाद से विधायक हैं, 5 बार के विधायक हैं। वही हैं जिनको आप देखते हैं कि वो कीपैड वाला फ़ोन लेके चलते हैं, और 5 बार से विधायक रहने वाला व्यक्ति, उनकी विधानसभा में लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है। तो मतलब मैं आलोचना उनकी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ये बात समझने की है। ये उत्तर प्रदेश के बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जो सबसे हमने जो हमने निजामाबाद के लिए एक संकल्प पत्र दिया था कि हम करेंगे, तो उसमें सबसे नंबर 1 पे हमने लिखा था लड़कियों के लिए कॉलेज बनाएंगे। लोग बोलते थे कि चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन मुझको लगता था कि ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे इलाके की लड़कियां इंटर के बाद उन्हें प्राइवेट पढ़ना पड़ता है। वो प्राइवेट में कहीं एडमिशन लेती हैं, कहीं छोटे से कॉलेज में लेती हैं जहाँ क्लासेस नहीं चलते हैं। तो ये था कि इसको लड़के कराना है, और मैं अभी थोड़ा संगठन में मसरूफ़ हूँ, व्यस्त हूँ। मैंने उन लड़कियों से वादा किया है कि कॉलेज खुलवाएंगे, लड़के खुलवाएंगे। जैसे हमने एक वादा किया था कि निजामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लड़के फील्ड सड़कों पे दौड़ते हैं, उनको हम फील्ड दिलाएंगे कि आप फील्ड में, एक मैदान में, एक स्टेडियम में दौड़ेंगे। हमने अपने संघर्ष के दम पे लोगों से बातचीत करके हम लोगों ने 3-4 फील्ड तैयार की है जहाँ बच्चे दौड़ते हैं, सुबह अपनी एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो सेना में जा सकें। अब तो वहाँ भी अग्निवीर होने की वजह से जो योजना आई है, फील्ड शांत हो गई हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो जाते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं जो बात जो छूट गई कि जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ जाति समीकरणों के आधार पे चुनाव जीत जाती हैं, उनके पीछे कोई विचारधारा नहीं है, कोई विज़न नहीं है आगे क्या करना है। तो पूर्वांचल में बहुत जगहों पे है कि लोग इस वजह से जीत जाते हैं कि वो जाति समीकरण उस नेता को सूट करता है। तो ये चीज़ें हैं। ये कब होगा अनिल जी? जैसे आप इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, संघर्ष से आए हैं, कभी कभी मुझे आप में कन्हैया कुमार दिखता है, कभी कभी कन्हैया कुमार में आप दिखते हैं, तो दोनों में क्या अच्छी ट्यूनिंग है? नहीं, कन्हैया जो है वो जेएनयू में छात्र संघ के नेता थे और पॉपुलर छात्र नेता थे। हम लोग इलाहाबाद के नेता हैं, तो हमारे यहाँ हम इलाहाबादी कहते हैं कि हमारे संघर्षों को हमारे यहाँ आपको, जैसे कि मीडिया जो है, मीडिया का अपना एक रोल है और मीडिया का अपना एक दायरा है। अगर वो बड़ी जगहों पे होती हैं, बड़े कॉलेज कैंपसों के संघर्ष को दिखाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परसों एक लड़का आया था, वो 3 उसके ऊपर 36 मुकदमे
सिर्फ प्रशासन के लड़ने की वजह से, लेकिन उसको मीडिया नहीं आप जानता। पर है मुकदमे? मेरे ऊपर मुकदमे अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में हुए थे और 7 CLA लगा था मेरे ऊपर लखनऊ में, मारपीट करने का कि इन्होंने पुलिस वालों से मारपीट की। उसके बाद 2-3 मुकदमे और हैं। और कॉलेज के समय में तब सरकारें ऐसी थीं कि आप लड़ते थे, भिड़ते थे, धरना प्रदर्शन करते थे। अखिलेश जी तो पसंद नहीं करते थे मुकदमे जो है, अखिलेश जी बड़े आदमी हैं, हम लोग बहुत छोटे से हैं, तो इसमें ये है कि पसंद करना और नापसंद करना वो अलग बात, लेकिन वो दूसरा है। ये अलग बात तो है मैं- कि आपकी पार्टी की जो नेता हैं प्रियंका गांधी जी, वो आपको काफी पसंद करती हैं, आपके संघर्षों का सम्मान उन्होंने करती हैं। हमको बहुत सिखाया है। बहुत सिखाया है। प्रियंका जी ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। उत्तर प्रदेश के जो संगठन की बात जब होती है, तो प्रियंका गांधी के जो सड़कों पे लड़ने का संघर्ष है, उससे ज़्यादा संघर्ष जो है उत्तर प्रदेश के संगठन को बनाने में है, जिसकी बात नहीं होती है, कम होती है। उत्तर प्रदेश में शायद पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के संगठन के तौर पे देखा जाएगा तो इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें जनरल सेक्रेटरी रहते हुए प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में कम से कम 2000 लोगों से 1-to-1 मिली, इंटरव्यू लिया उन्होंने। तो जिले के अध्यक्ष बनाए गए, शहर के अध्यक्ष बनाए गए, प्रदेश की कमेटी बनी और उत्तर प्रदेश में मुझे याद है 840 ब्लॉक हैं और 3000 लोगों का इंटरव्यू हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया था, लिया था। फिर उन 3000 में से 840 लोगों को ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई। फिर इतना काम कर रहे हैं आप? फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में 8131 न्याय पंचायतें हैं। उन न्याय पंचायतों का गठन हुआ और ऊपर से लेके जिला अध्यक्ष से लेकर और न्याय पंचायत अध्यक्ष तक प्रियंका गांधी जी, शायद कोई ऐसी मीटिंग रही हो जिसमें उन्होंने अपनी राय न रखी हो, अपने आवश्यक जो दिशा निर्देश थे वो न दिए हों। एक मुझे याद है कि हमारे यहाँ न्याय पंचायत अध्यक्षों की जब वो बनाए जा रहे थे, रोज़ाना हर तीसरे दिन मीटिंग होती थी और उसमें उस समय हमने जोन के हिसाब से बांटा था और प्रियंका जी एक जोन के बारे में पूछती थी, अच्छा यहाँ पे इतनी न्याय पंचायत अभी क्यों गठित हुई और कब होगी, कब तक होगी। तो हम लोग बात करते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं जिनके बारे में बातचीत नहीं होती है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा देखी थी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिस राज्य में हमको 2.5% वोट मिला, उस प्रदेश में हमने लोनी से लेके बागपत बॉर्डर तक जब तक यात्रा रही, आपने देखा होगा कि सड़कों पर जगह नहीं थी, लोग खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी ताकत थी। वो ऑर्गेनाइजेशन की ताकत थी। मैं 3 दिन तक मौजूद रहा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की ताकत थी और वो प्रियंका गांधी की ताकत थी कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों को उन्होंने निर्देश देकर ये काम करवाया था। वो आज भी वो स्ट्रक्चर खड़ा है और उसी पे चल रही है पार्टी। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इतना मजबूत आपका काम है जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन ये ग्राउंड पर दिखता क्यों नहीं है? कांग्रेस की तरफ लोग जो हैं वो उतने स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसे 2022 का चुनाव था तो उसमें जो विधानसभा का चुनाव था तो उसमें ये रिजल्ट क्यों नहीं आया? हाँ, ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। मैं 2 चीज़ पे बोलता हूँ, मेरा कोई मतलब ये जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन परसेप्शन और ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 चीज़ें राजनीति में होती हैं। बहुत समय तक आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे संगठन हैं लोगों के पास, लेकिन उनका परसेप्शन नहीं बन पाता है, तो फिर वो चुनावी राजनीति में ढकेल दिए जाते हैं। आपको बहुत सारे संगठन मिल जाएंगे जिनके यहाँ कैडर हैं, ग्राउंड तक कैडर हैं, लेकिन वो राजनीति में जब चुनावी राजनीति में जाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन काम उस तरीके से नहीं करता। 2022 का जो चुनाव था वो बन गया था, बिल्कुल साफ लकीर थी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले लोग हैं, एक तरफ हराने वाले लोग हैं। ऐसे बीच में हमें जो है नुकसान उठाना पड़ा और हमें वोट नहीं मिला, जबकि उत्तर प्रदेश के जो बुनियादी सवाल थे, आप देखिए, चाहे वो उपभा का सवाल हो, आदिवासियों का सवाल हो,
चाहे वो हाथरस में एक दलित बेटी को के साथ गैंगरेप हुआ, उसको जला दिया पुलिस वालों ने, चाहे उस संघर्ष की बात हो, आगरा में एक वाल्मीकि लड़के को पीट पीट कर मार दिया गया था, चाहे वो लखीमपुर में किसानों को रौंदने की घटना हो, कोई ऐसा मामला नहीं था जिसपे कांग्रेस के नेता, हम सारे लोगों के नेता, प्रियंका गांधी सड़कों पे नहीं थी, लड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो वोट नहीं मिला हमें। तो हम ये मानते हैं कि परसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन दोनों चीज़ अलग अलग है। आपकी पार्टी के बारे में परसेप्शन बन जाए तो आप जीत जाएंगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर जाएगा, नहीं तो जिसको हम लोग थोड़ा पूर्वांचल में, जैसे कि हम लोग उसको दूसरे लहजे में बोलते हैं कि भाई माहौल बनेगा तो आपका बूथ टिकेगा, अगर माहौल नहीं बना तो आपका बूथ का लोग भी नहीं टिकेंगे, हट जाएंगे। तो माहौल जो बनना होता है, जो तो माहौल बना था ना, होता है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की में तो माहौल सब कुछ बना था, लेकिन चूंकि मैं वो कह रहा हूँ ना कि ग्राउंड पे ध्रुवीकरण था, जनता या भाजपा को हराना चाहती थी या तो भाजपा के जिताने वाले, और उनको जो लगा कि विपक्ष में ये जी। स्ट्रॉन्ग है, उसकी तरफ वो सारा जी। विपक्ष का वोट चला गया, जी। नहीं समाजवादी पार्टी को चला गया। तो ऐसी स्थिति में तो आप लोग मिलके ही लड़ लेते ना, वो दूसरे नुकसान तो ना होते। अब वो मिल के लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं, वो अलग विषय है, वो मतलब हमारे नेतृत्व को तय करना होता है, तो वो अलग है। तो ये है कि आज भी हम इस बात का दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम और तमाम पार्टियों के मुकाबले हम एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन की पार्टी हैं और हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर लोग ना ये सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है, एक्चुअली ऐसा है नहीं, कांग्रेस का संगठन अधिक मजबूत है, ये बातचीत करने से पता चलता है। अनिल जी, सब कुछ राजनीति को समर्पित हो गए या आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी कुछ बचा, खेल कूद फिल्म वगैरह? मैं किताबें पढ़ता हूँ, मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। फिल्में कम देख पाता हूँ, फिल्में मुझे पसंद है देखना। मैं खाना अच्छा बनाता हूँ। अरे वेरी नाइस। और खाने में खास करके नॉनवेज अच्छा बनाता हूँ, और नॉनवेज में खाता भी बहुत हूँ। आजकल नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा था। ओके, सेम हियर। तो ये चीज़ें हैं, मुझे खाना बनाना पसंद है, किताबें पढ़ना पसंद है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ लिखूँ, जिस थोड़ा समय नहीं मिलता है तो लिख नहीं पाता हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें पसंद हैं। खेलने में थोड़ा बचपन से मेरे जो काका थे वो टीचर थे, तो हम लोगों को पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करवाना पड़ता था, तो मुझे खेल में बहुत कुछ पसंद नहीं है, मुझे आता भी नहीं। हाँ, एक कल्चर था कि ये खेलेंगे तो बिगड़ जाएंगे। हाँ, बिगड़ जाएंगे। पहले ये था ना कि लड़का खेलेगा तो बिगड़ पहले भी नहीं है, जाएगा। आप सिर्फ 34 साल के हैं, इतना पहले भी नहीं है। हाँ, तो पहले हम लोग जब बचपन में थे तो था परिवारों में ऐसा। थोड़ा सा एक्चुअली हम वेस्ट के हैं ना, वो थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए तो हमारे यहाँ जो है खेल को अच्छा नहीं माना जाता था कि भाई खेल रहा है, दिन भर खेलता है, नहीं, वहाँ पढ़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, तो इसलिए खेल में बहुत दिलचस्पी मेरी नहीं है। मतलब मैच वगैरह भी आता है तो मैं बहुत कम देखता हूँ, मेरी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो किताबों में, घूमने में। घूमता हूँ मैं उत्तर प्रदेश को, मुझे घूमना मतलब प्रदेश को घूमना मुझे अच्छा लगता है। सैर कर दुनिया की काफिल जिंदगानी, फिर हाँ वो, लेकिन दूसरे तरीके का घूमना है। जैसे बहुत सारे लोगों को पहाड़ों पे जाना अच्छा लगता है, जंगल में जाना अच्छा लगता है। मैं गांव का रहने वाला हूँ, आज भी मुझे लगता है कि मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ से कुछ दूर है पीजीआई के पास, तो वो गांव जैसा है बिल्कुल जहाँ मैं रहता हूँ। तो मैं हमेशा जो है जब आता हूँ, ऑफिस आता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ, और फिर शाम को लगता है कि अपने गांव की तरफ लौटना है। तो ये है कि मुझे गांव बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि शायद गाँव में शोषण शहरों की अपेक्षा ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सुकून है वहाँ पे, और ये ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो ये है। तो आपका आदर्श राजनेता कौन है, आइडियल पॉलिटिशियन? अगर इधर हाल फिलहाल में देखा जाए तो मुझे कांशीराम ने बहुत प्रभावित किया है। जी, इसलिए सामाजिक न्याय की सियासत सबसे ज़्यादा आप करते हैं, आपकी जो एक्टिविज्म है वो सामाजिक न्याय के तो मुझे कांशीराम ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठनकर्ता के तौर पे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है उन्होंने, कि उन्होंने एक ऐसे समाज को, जिस समाज को लोग अपने सामने चारपाई पे नहीं बैठने देते थे, उस समाज को उन्होंने भारत के सबसे बड़े राज्य में
उस समाज की एक महिला को मुख्यमंत्री बना के सब दिखाया कि ये लोकतंत्र की डेमोक्रेसी की ताकत है। तो मुझे लगता है कि मेरे जो आदर्श नेता हैं और जिन्होंने मुझे ज़्यादा प्रभावित किया वो मान्यवर कांची। तो मैं आज भी गांव में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मैं एक सवाल जरूर पूछता हूँ कि कांशीराम जी यहाँ कभी आए थे क्या? और कोई ऐसा जिला, कोई ऐसी तहसील नहीं है जहाँ उनके जानने वाले लोग न मिल जाएं, उनके साथ काम करने वाले लोग न मिल जाएं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत हार्डवर्क किया उन्होंने, बहुत मेहनत, ऐतिहासिक। जी, शायद उत्तर भारत की राजनीति में ऐसे संघर्ष करने वाला नेता कोई बिना नहीं। एसेट्स के, जी, वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि जिस समाज को लोग चारपाई पे नहीं बैठने देते थे, मान्यवर कांशीराम ने उस समाज को, इस देश के सबसे बड़े कुर्सी पर एक महिला को, समाज से आने वाली महिला को बैठा दिया। तो इतनी ताकत थी ऑर्गेनाइजेशन में, संगठनकर्ता उस नेता के अंदर इतनी ताकत थी। और हम लोगों को कभी कभी जब मान्यवर कांशीराम की बात होती है तो लगता है कि हम लोगों का संघर्ष कुछ भी नहीं है। जब लोग, आप जैसे लोग पूछते हैं कि आपने बहुत संघर्ष किया, नहीं किया है उतना संघर्ष मान्यवर कांशीराम ने जितना संघर्ष किया है। आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उनके पास 5 पैसे नहीं थे कि साइकिल में हवा डला पाएँ, और उन्हें पैदल स्टेशन जाना पड़ा था। उन्हें इतने, मतलब लोग बताते हैं, मैंने लोगों से सुना है कि मान्यवर कांशीराम के पास सोने का वक्त नहीं होता था, वो आंखों में पानी पे छींटे मार के मीटिंगें करते थे। तो बहुत मेहनत की है उन्होंने। हमारे जैसे लोग ये नहीं कह सकते कि हम उतना संघर्ष किए हैं या उतना कर सकते। सामाजिक न्याय की सियासत के लिए इतनी जिजीविषा और इतनी कर्मठता इस समय नहीं दिखाई देती है, किसी नेता में नहीं दिखाई देती है। बातें तो होती हैं, राजनीति में दम नहीं है। वो राजनीति में थोड़ी दिक्कत आई है। लोगों ने आइडिया को भुला दिया, विचारधारा को भुला दिया। बदलाव की जो बातें थीं, जो हमारे शहीदों ने देखी थीं, जो समाज के बदलने वाले लोग थे, उन लोगों ने देखी थी, उन सारी चीज़ों को राजनीति में हाशिए पे ढकेल दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि अब पहले जैसे कि अलग अलग उत्तर प्रदेश के इलाकों की बात करें तो अलग अलग इलाकों की राजनीति थोड़ी अलग अलग है। तो लेकिन एक ऐसा दौर था जब हर नेता को बोलना पड़ता था अपने भाषण में, अपनी तकरीरों में, कि हम सामाजिक बदलाव के लिए लड़ेंगे, हम लड़ेंगे कि सामाजिक न्याय हो सके। अब वो सारी चीज़ें, नाले, खड़ंजे, बिजली, पानी, ये हल्के फुल्के, मतलब जो शायद नेता का काम ही नहीं है। भाई सड़क बनवाना ठेकेदार का काम है, नल लगवाना ठेकेदार का काम है, बिजली के खंभे लगवाना ठेकेदार का काम है। नेता का काम क्या है कि वो समाज को बदले, समाज को दिशा दे, समाज में बदलाव है, सकारात्मक जागरूकता लाए, जिसको हम दूसरे थोड़ा भाषा में कहते हैं। अंबेडकर जी की अगर बाबा साहब की बात करें, उनके भाषा में अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं ना कि भाई सामाजिक लोकतंत्र जब तक नहीं आएगा तो राजनीतिक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। तो हमें समाज को वहाँ तक ले जाना है, समाज को एक आइडिया पे खड़ा करना है कि हम सारे लोग बराबर हैं, हम सारे लोग भागीदार हैं, हम सारे लोगों का ये देश है। तो वो सारी चीज़ें अब राजनीति में नहीं आती हैं। पहले राजनीति बहुत ही जो है आइडिया से परिपूर्ण थी। मैं जिस इलाके से आता हूँ उस इलाके में एक नेता हुआ करते थे जिसको यंग टर्क बोला जाता था, युवा टर्क, और रामधन राम जी नाम था। रामधन राम जी उस समय कांग्रेस पार्टी जाति उन्मूलन का कार्यक्रम चलाती थी। रामधन राम जी को देखने के बाद होटल वाले दुकान, अपना होटल बंद करके भाग जाते थे। इसलिए भाग जाते थे कि वो जिस होटल में बैठते थे उसमें खाना खाते थे, लोगों को बोलते थे कि आप भी मेरे साथ खाओ, मेरे गिलास से पानी पियो, खंगाल के पियो, मेरे सामने पियो। वो सांसद थे। तो आप सोचो कि आज कोई कर सकता है क्या आज कोई ये बात करेगा? पॉसिबिलिटी वो रामधन राम आजकल करते तो है, नेता लोग चले जाते हैं घरों में खाना खाने, बर्तन अपना ले जाते हैं। नहीं, वो देखिए क्या है कि आप वोट लेने जा रहे हो ना। हाँ। जैसे कि बहुत सारे लोग जाते चरित्र में नहीं उतरा है वो। नहीं, चरित्र की बात मैं 2 बात कह रहा हूँ कि आप किसी के यहाँ जब खाना खाते हो तो एक सामाजिक समीकरण चाहते हो। और जिस आदमी का उदाहरण मैं दे रहा हूँ
जो है रामधन राम जी, वो इसलिए नहीं खा रहे थे कि वोट मिलेगा, वो इसलिए Yes. खा रहे थे कि तुमको मैं जाति से चमार हूँ, तुम मेरे साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो, ये मेरा राइट है, तुम छुआछूत नहीं कर सकते हो, कानून है इस देश का, मानना पड़ेगा तुम्हें, मेरे साथ बैठना पड़ेगा टेबल पे, खाने के टेबल पे बैठ के खाना खाना पड़ेगा, सब मेरे बराबर साथ। सब बराबर है। तो वो तो प्रतिरोध था। ठीक, शायद उस समय जनता उनसे नाराज भी होती थी, लोग बोलते थे, आज भी क्षेत्र में जाइए जो पुराने लोग हैं बोलते अरे भाई जबरदस्ती खाना खिला देते थे, बैठा के खिलाते थे अपने, कि बैठ के खाओ मेरे सामने, आप ठाकुर हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, मैं चमार जाति का हूँ, लेकिन आपको एक साथ बैठ के एक टेबल पे खाना पड़ेगा। तो इस तरीके के नेता थे, ऐसे नेता थे जो अपनी सरकारों के खिलाफ जाके पार्लियामेंट के अंदर बोल देते थे। आज तो विपक्ष को नहीं बोलने दिया हाँ, जाता है। विपक्ष नहीं बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी भी हम लोगों को लगता है कि नौजवानों को, जो हमारे जैसे पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इस देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि नौजवान जो सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, जो लोग संघर्ष करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं इस देश को, वो इस देश की राजनीति में आए, क्योंकि इस देश की राजनीति में आए बिना कुछ नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता कुछ। उम्मीद करते हैं अनिल जी कि ये जो जोश और जज्बा